सुबह का आप सभी को मेरा पुनः नमस्कार। मैं डॉक्टर नम्रता जैन आपके बीच में अपनी इकाई 3 लेकर जो कि है हमारी हिंदी कंप्यूटिंग को लेकर पुनः उपस्थित हुई हूँ। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं प्रयोजनमूलक हिंदी की। प्रयोजनमूलक हिंदी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी को लेके बनाया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में जो तकनीकी हमारे बीच में आई है, जो टेक्नोलॉजी आई है, जो एआई हमारे बीच में है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आई है, जो कंप्यूटर हमारे बीच में आया है, उन सभी को लेकर इस विषय को बनाया गया है। तो उसमें जो कंप्यूटर है, हिंदी कंप्यूटिंग जो है, हिंदी कंप्यूटर जो है, उसके बारे में भी जानकारी है। भई जैसे अगर आपने बीए हिंदी से किया, आपने एमए हिंदी से किया, तो आपने साहित्य को पढ़ा। आपने सिर्फ साहित्य को पढ़ा, आपने मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ा, आपने अन्य कवियों को पढ़ा, अन्य लेखकों को पढ़ा। तो इन सभी के साथ वर्तमान समय की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए एक नया विषय आपके बीच में आया है, वो है प्रयोजनमूलक हिंदी। मतलब आपने किस प्रयोजन से लेकर हिंदी विषय को पढ़ा। तो भाई हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरा नॉलेज होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे वो उसे आगे ले जाती है। तो हिंदी पढ़ना, अब हिंदी की टाइपिंग देख लीजिए, हिंदी का काम देख लीजिए। आज सिस्टम पे हम बैठते हैं, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, कहीं भी हम बैठते हैं, तो हम हिंदी में टाइपिंग करते हैं और मार्केट में वैल्यू भी है। देखा जाता है कि इंग्लिश टाइपिस्ट की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी हिंदी टाइपिंग वाली की, क्योंकि कम लोगों को आता है। रीजन उसका, समस्या कहाँ उत्पन्न हुई कि हिंदी टाइपिंग कम लोगों को आती थी। जो चीज कम लोगों को आती है, कहते हैं ना, जब मांग बढ़ेगी और पूर्ति नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। तो डिमांड तो है हिंदी टाइपिंग की, क्योंकि जो हमने प्रयोजनमूलक हिंदी के पिछले 2 यूनिट्स में पढ़ा, उसमें हम पढ़ के आए कि सरकारी कार्य जितने भी हैं, भारत सरकार ने 1947 के बाद जब 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था, उस समय सरकारी जितने भी कार्य वो सब हिंदी भाषा में होंगे। और जब हिंदी भाषा में सरकारी कार्य होंगे तो डेफिनेटली कंप्यूटर भी आना चाहिए। एक जमाना था पहले का जिसमें टाइपिस्ट होते थे, टाइपिस्ट, वो टाइपिंग वाले टंकड़ जिसे कहा जाता था। उन उन पे स्पीड्स देखी जाती थी। अगर आप कहीं टेक्निकल काम करने जा रहे हैं या टेक्निकल के लिए जॉब लेने जा रहे हैं, तो उसमें आपकी वो देखी जाती थी कि आपकी टंकड़ स्पीड क्या है, आपकी टेक्निकल स्पीड क्या है, आप टाइपराइटर का कितना यूज करते हैं, कितने मिनट में आप कितने शब्दों को ला सकते हैं। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ी, तो वो टंकड़ का रूप किसने ले लिया? डेस्कटॉप ने। डेस्कटॉप मतलब समझ रहे होंगे आप, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर पे बैठ के आप कई प्रकार की भाषाएं लिख सकते हैं। अब उस कंप्यूटर पे लिखने के लिए जो टाइपराइटर की टंकड़ थी, उसे थोड़ा हट के कीबोर्ड तैयार किया गया। मैं इसका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब भी आप कोई नया काम करें, जब भी आप कोई नई शुरुआत करें, किसी भी प्रकार के नया काम की शुरुआत आप करते हैं, तो जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं एंटर करेंगे, तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। तो हमारी जो थर्ड यूनिट है वो है हिंदी कंप्यूटिंग। हम किस चीज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? कंप्यूटर। हिंदी कंप्यूटर को, हिंदी कंप्यूटर को समझने की कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर का परिचय, रूपरेखा, उपयोग, उसके वेब पब्लिशिंग का परिचय पढ़ेंगे, क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, उपकरण क्या होते हैं, प्राथमिक रखरखाव, इंटरनेट, समय मितव्ययता के सूत्र क्या होते हैं, वेब पब्लिकेशंस क्या होते हैं, लिंक, ईमेल भेजना, प्राप्त करना, हिंदी के प्रमुख इंटरनेट पोर्टल कौन से होते हैं, डाउनलोडिंग क्या होती है, अपलोडिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और पैकेज क्या, इस विषय को हम इस यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आप, हम, मुझे नहीं लगता कि आपकी जनरेशन का कोई बच्चा ऐसा होगा जिसे कंप्यूटर की जानकारी ना हो, लेकिन हमारी जनरेशन में था ऐसा। जब हमने ग्रेजुएशन किया अपना, पीजी किया अपना, ये करीब होगी 2005 या 6 की बात होगी समथिंग।
तो 2005-6 में जब कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर तो बहुत पहले आया था, लेकिन हमारे गांव में जब कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई, हमारे गांव में जब सिस्टम की स्टार्टिंग हुई डेस्कटॉप की, तो क्लासेस लगती थी, क्लासेस चलती थी। हमें वो डिप्लोमा दिया जाता था 6 महीने का। उस डिप्लोमे में हमें बताया जाता था कि माउस कैसे चलाया जाता है। मतलब शुरुआत ही हमारी माउस से होती थी। फिर हमें कीबोर्ड के बटन तैयार करवाए जाते थे। कीबोर्ड पे कौन सी चीज कहाँ वर्क कर रही है। सिस्टम के ऊपर आपके डेस्कटॉप का जो कीबोर्ड होता था, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती थी। क्यू कहाँ रहेगा, डब्ल्यू। और तो और बताएं बच्चों, हमारे समय में एक कीबोर्ड हमारी कॉपी पे बनवा दिया जाता था, और हमसे रोज कहा जाता था इसका 10 बार रिवीजन करो, 10 बार इसकी तैयारी करो, 10 बार इसे याद करो। तब जाके हमने कीबोर्ड को चलाना सीखा है। फिर उसके बाद माउस। माउस में सिर्फ से पहले जो सिखाया जाता था ना, आजकल की तो जनरेशन पैदाइशी कहते हैं ना, आजकल की जनरेशन जो आई है ना, बहुत एडवांस आई। आजकल की जनरेशन बहुत एक्टिव आई है, लगता है माँ के घर से ही कंप्यूटर सीख के आया है वो। तो वो तो बिल्कुल 3 साल का बच्चा होगा ना, 2.5 साल का, वो भी मोबाइल को ऐसे स्क्रीन बॉल करता है। हमारे जमाने में वो मोबाइल भी नहीं होते, कीपैड वाले होते थे। नंबर डायल करने में भी 17 बार सोचना पड़ता था कि कैसे नंबर डायल किए जाएंगे। और आज की जनरेशन के हाथ में टच स्क्रीन मोबाइल। तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, डेवलपमेंट हुआ। जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, जो टेक्नोलॉजी बढ़ी, उस पे हम उसमें फिर प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ी कि भाई हिंदी अगर भाषी देश है, और हिंदी माध्यम में अगर कंप्यूटर नहीं सिखाया जाएगा, तो बच्चे काम कैसे करें, काम करने का तरीका कैसे होगा, बच्चे सीखेंगे कैसे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी कैसे। मैंने अभी पिछली वीडियो में भी आपको क्लियर की थी एक बात, कि सन 2000 में और सन 1996 की बात करें, अगर हम 94 और 96 की बात करें, उस समय अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करने जाता था पैट निकालने के बाद, तो वो ब्रांड कहलाता। और आज वर्तमान स्थिति क्या है? आज आप 2023 का, 24 का, 25 का, 20 का कैलेंडर उठा के देख लीजिए, एकेडमिक रूप से आप किसी भी यूनिवर्सिटीज का देख लीजिए, तो बीटेक में भरमार भरी पड़ी है। आज बच्चा जो माइंड मेकअप करता है वो 9th क्लास से कर लेता है। 8th पास आउट करते करते उसको माइंड मेकअप हो जाता है। और हमारे समय में तो भाई 12th हो जाता था। 11th 10th के बाद थोड़ा सा सोचते थे कौन सा सब्जेक्ट्स ले लें। साइंस ले लें तो साइंस में बीएससी कर लेंगे, आर्ट्स ले लें तो बीए कर लेंगे, और साइंस लेंगे अगर फिजिक्स और मैथ, तो पैट की तैयारी कर लें। पैट निकालना इतना आसान नहीं था जितना आसान आज के जमाने में चीजें हो गई हैं। अब भाई पैट निकालने के बाद बीटेक कर लेंगे, तो बीटेक करने वाला टॉप क्लास माने एक स्टैंडर्ड इंजीनियर है भाई उनका बच्चा तो। और आज वर्तमान स्थिति क्या कह रही है हमारी? हर घर में आपकी नई जनरेशन, अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, उनमें से एक इंजीनियरिंग जरूर करेगा। 2 बच्चे हैं तो उनमें से एक इंजीनियरिंग जरूर करेगा, उस लाइन को जरूर पकड़ेगा कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं भाई, बीटेक कर लेते हैं, बीई कर लेते हैं, उससे बेनिफिट्स होगा। अब हमें जो भीड़ है ना, वो बीए और एमए में दिखाई नहीं दे रही, अब हमें प्रोफेशनल कोर्सों में दिखाई दे रही। तो कहते हैं कि जैसे डिमांड बढ़ती है, जैसे मांग बढ़ती है, उसकी पूर्ति करना भी अति आवश्यक हो जाता है। जब डिमांड कंप्यूटर की बढ़ी, तो पूर्ति करना प्रारंभ हो गया। आपकी प्रयोजनमूलक हिंदी विषय को बनाना पड़ा, जिसमें आपने पारिभाषिक शब्दावली को सीखा, जिसमें आपने पल्लवन सीखा, पत्र लेखन सीखा, जिसमें आपने भाषा के स्वरूप को सीखा। और उसकी तीसरी इकाई के रूप में जो हम आए, वो आए हिंदी कंप्यूटिंग को लेकर, कि हिंदी कंप्यूटिंग आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। बिना कंप्यूटर्स के तो वर्तमान समय का जीवन जी पाना बिल्कुल अकल्पनीय प्रतीत होता है। हमारे समय मैंने बताया ना कि हमने डिप्लोमा किया 6 महीने का, उसको पीजीडीसीए को डिप्लोमा कहा जाता था, वो 1 साल का होता था। कुछ सेंटर्स होते थे वो उस जमाने में भी हजार हजार रुपए लेके फीस लेके आपको सिस्टम पर सिर्फ बैठना सिखाती थी। आप माउस जब हमने चलाना सीखा, तो माउस में सबसे पहले क्या सीखेंगे भाई? माउस को एकदम स्क्रॉल करना, निकालना इतना जल्दी नहीं सिखाते थे उस समय पे। उस समय माउस में आपको पेंटिंग सिखाती थी। पहला जो नजरिया होता था वो होता था पेंटिंग सीखने का, और हम सबसे पहले क्या सीखते थे? पेंटिंग सीखते थे। तो पेंटिंग सीखने के लिए हमें सिखाया जाता था कि आपको इस पे कोई भी एनिमल्स या जो आपके मन में चल रहा है वो उसको ड्रॉ करना है, पेंट से माउस की स्क्रॉल को पकड़ के। अब जब वो ड्रॉ हो जाएगा तो उसमें कलरिंग करनी है। ऊपर एक डिब्बे बने रहते थे, उसमें से टच करो, उसमें से निकालो, माउस से स्क्रॉल ले जाओ, फिर वो कलर भरो एक साथ। अच्छा, हम लोग क्या करते थे, उसमें एक साथ भी पूरा कलर गिर जाता है,
उसमें आप चाहे तो इरेजर से रफ करके अपने हिसाब से भी कलर भर सकते हैं। जब आप पेंट सीखेंगे या कभी पेंट करके देखना सिस्टम के ऊपर, आपको नॉलेज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे हम पेंट पर काम करते थे। तो ये सारी चीजें अब तक आपको समझ में, ये प्रयोजनमूलक हिंदी में इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, इसलिए इस विषय को ऐड ऑन किया गया, नहीं तो ये प्रयोजनमूलक हिंदी इतना पुराना विषय नहीं था आपके बीच में। टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी। टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हमने किसको लिया? डेस्कटॉप, मतलब कंप्यूटर। आप देखिए जनरेशन कैसे आगे बढ़ी। जनरेशन आगे बढ़ी, कंप्यूटर के बाद आए लैपटॉप। उन्हें कहा कंप्यूटर भाई एक जगह सेट हो जाता है, बच्चे जॉब पे जाते हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, डेस्कटॉप एक जगह सेट है, मॉनिटर एक जगह सेट है, उसे आप कहीं ले नहीं सकते। भाई लैपटॉप आना चाहिए मार्केट। लैपटॉप कैरी किया जा सकता है बैग के अंदर। आप अपने बैग में लैपटॉप रखो, कहीं भी निकल जाओ, कहीं भी ट्रेन में बैठे आपने स्विच लगाया, अपना काम शुरू। अच्छा, टेक्नोलॉजी, फिर लैपटॉप पे इंटरनेट की जरूरत पड़ी, कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, वाईफाई ले लो। वाईफाई पे एक डिब्बी आने लगी, उसमें एक सिम डलवाओ, उसको रिचार्ज कराओ, उससे आप वाईफाई यूज करने लगो। मोबाइल में आपके पास 5G डाटा, वर्तमान समय में 5G डाटा चल रहा है आपके मोबाइल में, 6G तक आ गया है। तो 5G डाटा का वाईफाई जो मिलता है ना, वो दिन भर में 1 GB मिलता है। अच्छा है, इसकी भी एक नई कहानी है। जब करीब ये मान के चलो 2010-11 के आसपास की बात बताती हूँ मैं आपके बीच में, 12 के आसपास की होगी ये बात। 1 GB डाटा 1 महीने के लिए मिलता था कंपनी की तरफ से। 1 महीने तक आपको वो 1 GB डाटा फिनिश करना होता था। तो आप उसमें कितनी नेसेसरी चीजें चला सकते थे, बहुत रेयर। अगर व्हाट्सएप का उद्घाटन हुआ तो व्हाट्सएप चला ली, 10-15 मिनट फेसबुक चला ली। रील्स वगैरह उस समय होती नहीं, रील्स का क्रेज तो अभी कुछ समय से हुआ है। तो वो 1 GB डाटा में भी लोग कहते थे 999 MB खर्च कर पाए। अभी 1 MB उसमें भी बचा है। तो वो 1 GB डाटा भी पूरा 1 महीने में खर्च नहीं, करके पैसा लगेगा भाई, 200-250 रुपए लगेंगे। और वर्तमान स्थिति क्या है? आपको 2 GB डाटा पर डे के लिए मिलता है, और शाम 6 बजे तक आते आते वो 2 GB भी हम फिनिश कर देते हैं। तो हमने टेक्नोलॉजी का यूज करना सीखा कहाँ से? यहीं से तो सीखा। शुरुआत कहाँ से हुई हमारी? यहीं से शुरुआत हुई। अच्छा, और एक और नया इसमें कॉन्सेप्ट में ऐड ऑन करना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी का जो इम्प्रूवमेंट और ज्यादा कब हुआ, ये मैंने एहसास किया, एक क्राइसिस था कोरोना का। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उस कोरोना क्राइसिस ने लोगों के अंदर इतना डर और जहम भर दिया था कि लोग एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं कर रहे। डर था कहीं ये पॉजिटिव ना हो। आपने देखी उस समय की परिस्थिति, हमने देखी उस समय की परिस्थिति, सबने देखी उस समय की परिस्थिति। जो मेरे आज इस वीडियो लेक्चर्स को सुन रहे हैं, कोरोना क्राइसिस कितना ज्यादा था, क्या स्थिति बनती थी, परिवार का हर सदस्य कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव था। और जब स्टार्टिंग हुई इसकी, 2020 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, 24 मार्च को, जब सारी चीजें बंद कर दी गई थी, तो लोग जहां थे वहीं फंस के रह गए थे। अब उसमें भी अगर घर में से कोई एक कैंडिडेट कोरोना पॉजिटिव निकल जाता था, कि भाई उनके घर में उसको सर्दी जुकाम ज्यादा हो गया, उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, तो उसके पूरे घर को सील कर दिया जाता था। हम इस क्राइसिस से गुजरे हैं, इस इस डर से, इस दहशत से गुजरे हैं। लोगों की लाश भी देखने को नहीं मिली, लोग अपनों की लाश भी वो नहीं देख पाए कि मेरा आदमी मर गया है, उसे कैसे करना है अंत, उसका अंतिम कैसे करना है, उसका संस्कार कैसे करना है। हम उस क्राइसिस से गुजरे हैं। उस क्राइसिस में अगर किसी ने सबसे ज्यादा काम किया, किसी ने सबसे ज्यादा सहयोग किया, किसी ने सबसे ज्यादा वर्कआउट किया, किसी ने सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को आगे लेने का काम किया, तो वो थी टेक्नोलॉजी। उस समय हमें एहसास हुआ, उस समय हमें पता चला कि यार टेक्नोलॉजी के बिना तो हम सब कुछ नहीं थे। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता, सॉफ्टवेयर्स नहीं होते, कंप्यूटर नहीं होते, लैपटॉप नहीं होते, तो आधा जीवन खत्म हो जाता आपका। मैं दूसरे का एग्जाम्पल नहीं देती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं अपनी बात खुद रखती हूँ। मैं इतनी एक्टिव नहीं थी उसके पहले। वो जो जमाना था जिसमें हमने अपना जीवन यापन किया है, वो जमाना इतना एक्टिव नहीं था जितना एक्टिव आज की जनरेशन है।
हमारी आने वाली जनरेशन इससे 10 गुना आगे निकलेगी। तो हमने जो सीखा, मैंने जो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ली, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जो नॉलेज ली, वो सारी क्राइसिस में, कोरोना क्राइसिस में। स्कूल कॉलेजेस बंद थे लेकिन पढ़ाई बंद नहीं थी। याद रखना, स्कूल कॉलेजेस सब बंद थे लेकिन पढ़ाई बंद नहीं थी। टीचरों को सैलरी कई कॉलेज स्कूलों ने नहीं भी दी, लेकिन कहीं ने दी भी। कहीं ने 50% करके दी, किसी ने अपना 100% दिया, किसी ने 10% काट के दी। तो शिक्षा वहां बंद नहीं थी, सब काम बंद था। लोगों के मकान नहीं बन रहे थे, लोगों के घर नहीं बन रहे थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के लिए तरस रहे थे। एक जिसने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखा, वो थी टेक्नोलॉजी। अगर उस समय टेक्नोलॉजी नहीं होती तो बताइए काम कैसे होता। उस टेक्नोलॉजी ने एक अपूर्ण योगदान दिया है जिंदगी में। आप सिस्टम पे बैठे हैं, अपना घर पे बैठे, इंटरनेट चल रहा है, सुविधाएं सारी चल रही थी। टेलीकॉम कंपनियां सारी काम कर रही थी। कैसे काम कर रही थी? घर बैठ के काम कर रही थी। भारत तो चलो ठीक है, हम माने कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, लेकिन विदेशों में तो टोटल टेक्नोलॉजी पे काम हुआ। तो इतने क्राइसिस में विदेशों में भी पूरा काम हुआ। आज की जनरेशन्स के अंदर अगर इतनी कहना चाहिए एक्टिविटीज आई हैं, इतनी नए नए ऐप निकल के आए हैं, तो वो कहाँ से है? टेक्नोलॉजी थी। बिल्कुल फ्री था इंसान, कहने को देखा जाए तो इंसान बिल्कुल फ्री था। ना उसे घर से बाहर निकलना था, ना उसे घर से बाहर देखने तक भी नहीं जाना था। घर में रह के उसने इंटरनेट का यूज करते हुए अपनी चीजों को इम्प्रूवमेंट किया। इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर्स के माध्यम से अपनी चीजों का इम्प्रूवमेंट किया। आप देखिए रिसर्च वर्क पे, अनुसंधान पे कितना काम हुआ। न्यू इन्वेंशंस के रूप में आप देखेंगे रिसर्च की इतनी सारी किताबें निकल के आई हैं मार्केट में इस क्राइसिस में। नहीं तो मनुष्य एक सामान्य जीवन जी रहा था, एक बिल्कुल सिंपल सी लाइफ जी रहा था। वर्क फ्रॉम होम, ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया? क्राइसिस में। अब वर्क फ्रॉम होम में बच्चा अपने घर भी बैठा है, माँ बाप के सामने है, सेफ भी है, काम तो हो ही रहा। भाई जरूरी नहीं है कि दो एक कुर्सी टेबल जिस ऑफिस में पड़ी है उसमें जाके आप बैठिए तभी जाके आप काम करेंगे। उससे चौगुना काम लोगों ने करके किया। तो ये टेक्नोलॉजी थी जिसने लोगों को इतना इम्प्रूवमेंट किया। मैंने भी बहुत काम किया, बहुत नई नई चीजें सीखी। आज ये वीडियो और लेक्चर्स आपके बीच में आ रहे हैं, सब कोरोना का काम है। कोरोना के पहले इस तरीके के लेक्चर्स बहुत रेयर मात्रा में देखने को मिलते थे, लेकिन कोरोना के बाद हर आदमी ने सीख लिया उसको। हमने वीडियो लेक्चर क्लासेस ली, हमने ऑनलाइन इंटरनेशनल और नेशनल सेमिनार वर्कशॉप अटेंड कराई, विदेशों से लोगों को सुना, भारत के लोगों को भी सुना, सब ऑनलाइन चलता रहा आपका। एक जूम मीटिंग और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे जिन पे हमने ऑनलाइन क्लासेस चलाई, बच्चों को भी पढ़ाया, इंटरनेशनल नेशनल सेमिनार कराए। आज रिसर्च को इम्प्रूवमेंट करने में जितना क्राइसिस कोरोना के समय का रहा है ना, इतना मुझे नहीं लगता कि अभी तक क्या। जाइए किताबें पढ़िए, बैठ के मैगजीन्स पढ़िए, तब जाके आपको कुछ नॉलेज मिलती थी। अब ऑनलाइन मोड ने तो इतना आसान कर दिया ना जीवन जीने का तरीका। तो टेक्नोलॉजी की जब जरूरत पड़ी तो प्रयोजनमूलक हिंदी की जरूरत पड़ी। भाई जब सब भाषाएं अपनी अपनी टेक्नोलॉजी में दौड़ रही हैं, तो हिंदी क्यों नहीं दौड़ेगी? हिंदी भी दौड़ेगी अपनी भाषा के रूप में। हिंदी में भी उन पारिभाषिक शब्दावली की हमें आवश्यकता यहाँ पड़ी और हमने उसका प्रयोग किया। अब हमने जब उसका प्रयोग करना प्रारंभ किया तो टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया। जैसे अभी जस्ट आप वीडियो देख रहे होंगे, बार बार लाइट आ रही है, बार बार लाइट जा रही है, ये समस्या आती रहेंगी ना। ये समस्या सभी के साथ आती है और ये समस्या पहले भी थी। ऐसा तो नहीं था, पहले के जमाने में क्या होता था कि भाई लालटेन, वो मिट्टी का केरोसिन का जो ऑयल होता था ना, वो डाल के हम एक लालटेन टाइप का बना के रख लेते थे और वो चलती रहती थी। तो समस्याएं तो आपके सामने कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में उन समस्याओं को, उन चुनौतियों को लड़ना है। अगर आपने उनसे लड़ना सीख लिया तो अपने भविष्य में अपने कुछ ना कुछ नया इम्प्रूवमेंट कर। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर आपकी कंप्यूटरिंग की। हमारी जो तीसरी इकाई है वो है हमारी सारी की सारी कंप्यूटरिंग पे। चलिए इस पे हम अब डिस्कशन करते हैं कि आपको अपनी तैयारी में करना क्या है।
आप बात करते हैं कंप्यूटर क्या है। इतनी देर से मैं आपको बता रही थी ये सारा कंप्यूटर था। सरल शब्दों में जैसा कि हमें ज्ञात है, मैं जानती हूँ आप सभी को लग रहा होगा कि कंप्यूटर के बारे में बता रही है मैडम। भाई, कई बच्चे हैं जो गांव से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन हाँ, नॉलेज सबको होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा पीजी लेवल पे आके। अगर एक प्राइमरी सेक्शंस की बात करती तो डेफिनेटली फर्स्ट क्लास में आपको कंप्यूटर सिस्टम पढ़ाया जाता है। लेकिन पीजी लेवल तक अगर आप इस कोर्स को पढ़ रहे हैं तो इसकी आवश्यकता आपको नॉलेज सबको है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर साधारण शब्दों में जैसा नाम स्पष्ट है, कंप्यूटर एक मशीन है जो गणना कर सकती है। अधिक व्यापक रूप में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो गणितीय गणना कर सकती है एवं तार्किक फैसले ले सकती है। कंप्यूटर का आविष्कार मूलतः अधिक गति से एवं शुद्धता पूर्वक गणना कार्य करने के लिए किया गया था। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो इसमें सबसे ज्यादा ना गणना मतलब काउंटिंग करने के लिए इसका यूज ज्यादा हुआ था कि बड़ी बड़ी काउंटिंग, आप मैंने कल के लेक्चर्स में दिया था, आप सुन सकते हो उसे, कि बड़ी बड़ी काउंटिंग्स कैसे होती है, उन काउंटिंग्स को कैसे किया जा सकता है, उसके लिए इसका कार्य किया गया था। लेकिन समय के साथ साथ बढ़ती आवश्यकताओं में कठिन, अचूक एवं शीघ्र हो जाने वाली गणना के लिए तात्कालीन साधन अनुपयुक्त थे। ऐसा ऐसे साधन पर विचार हुआ जो धन और समय की बचत के साथ साथ शुद्धता का भी खरा उतरे। कहते हैं ना, कंप्यूटर और मस्तिष्क बिल्कुल एकदम स्ट्रांग रूप से काम करते हैं। तो कंप्यूटर तो गलती करने का कोई सवाल उठता ही नहीं है, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। भले ही कंप्यूटर की उत्पत्ति गणनात्मक कार्यों के लिए हुई हो, लेकिन देखिए पॉइंट यहाँ आता है आपका, वर्तमान समय में इसका कार्यक्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक हो चुका है और आज इसके द्वारा किए जाने वाले लगभग 80% कार्य अगणितीय प्रकृति के होते हैं। लिखा कंप्यूटर बना तो सिर्फ काउंटिंग के लिए था, गणना करने के लिए था, लेकिन 80 से 85% तक काम आज कंप्यूटर के जो है वो गणना से हटके हो गए। गणना के लिए सिर्फ क्या बचा हमारे पास? एक्सेल। एक्सेल में एक फार्मूला लगाया, गणना बनी, आप आ गए पूरी की पूरी एनालिसिस करें। उसके अलावा आज जो काम हो रहा है, मैं आज वीडियो बना रही हूँ, कंप्यूटर से बना रही हूँ। ये आपके बीच में ये जनसंचार का माध्यम हमारा और आपके बीच का है, वो क्या है? कंप्यूटर है। यही क्लास में अगर आप और हम पढ़ रहे होते, मैं पढ़ा रही होती, आप सुन रहे होते, तो मेरी फेस रीडिंग, मेरे फेस एक्सप्रेशन, मेरी आई कांटेक्ट, सब पर आप काम कर रहे होते। और वो ही टेक्नोलॉजी आज मैंने ऑनलाइन रूप में कर दी। अब आप मेरी वीडियो जब सुनेंगे ना तो मेरे फेस को जरूर देखिए। जब आप मेरे फेस को देखेंगे तो डेफिनेटली फेस रीडिंग कर रहे हैं, आई कांटेक्ट आपसे मेरा बना हुआ है, तो टेक्नोलॉजी की कितनी इंप्रूवमेंट हो गई। आप देखिए टेक्नोलॉजी ने कितना बड़ा काम किया। गणनात्मक कार्यों के लिए कंप्यूटर सिस्टम बना था, लेकिन इसका जो कार्य क्षेत्र हो गया वो बहुत व्यापक हो चुका है। आज इसके द्वारा किए जाने वाले काम लगभग 80% कार्य जो है वो अगणितीय प्रकृति के हो गए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे शारीरिक, वैज्ञानिक, शोध, शैक्षणिक, व्यवसायिक, मौसम भविष्यवाणी, छपाई, डिजाइनिंग, मकान बनना तक। मैंने कहा ना कि उस समय जो 2000 का जो ईयर था, 1994 का ईयर था, उस समय अगर सिविल इंजीनियर कोई बनता था तो वो सिर्फ जो स्टडी करता था वो पढ़ी लिखी किताबों को पढ़ के करता था। और अब 3D इफेक्ट, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर बैठ के सॉफ्टवेयर पूरा बना लेता, डिजाइन कर लेता है एक पूरा घर, आपका पूरा घर डिजाइन करके आपको बता देता है कि ये मैंने डिजाइन किया हुआ घर है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें कंप्यूटर के बिना काम हो पा, जीवन के हर क्षेत्र में। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल्स मैं यहाँ लूंगी कि जो ग्रामीण एरिया था पहले के जमाने का, वो ग्रामीण एरिया कैसा था? जो ग्रामीण एरिया था वो कैसा था पहले के जमाने का? जो ग्रामीण एरिया था उसे नॉलेज नहीं थी। शहरी इलाकों में थोड़ा बहुत ये चीजें थी टेक्नोलॉजी की, लेकिन ग्रामीण एरिया में नहीं है। लेकिन आज गांव गांव में टेक्नोलॉजी ने अपना हाथ पसारा है। आज टीवी चैनल्स हैं, आज आपके सामने मीडिया है, हर चीज आपको क्लियर है। एक जमाना था जब नहीं था नॉलेज, हमें हमें नहीं पता था कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, क्या देश की राजनीति में चल रहा है।
आज हर लड़की कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ी। तो ये किससे आए? सारी चीजें टेक्नोलॉजी से आई। इन्होंने कहा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, शारीरिक हो, वैज्ञानिक हो, शोध हो, शैक्षणिक हो, व्यवसायिक हो, चाहे मौसम भविष्यवाणी, चाहे किसी भी प्रकार का छपाई कार्य। पहले नहीं समझ में आता था, पहले कहते थे कि 15 जून से मानसून आएगा। अब 15 जून से 20 जून तक बारिश नहीं हुई तो लगा कि यार मानसून क्यों नहीं आया। एक मान्यता थी कि 15 जून से मानसून आता है अधिकतर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में अधिकतर ये मान्यता थी। लेकिन अब तो मानसून कहाँ पहुंचा है? मानसून आपके दरवाजे पे कितने बजे आएगा वो भी आपके सामने नॉलेज है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आज का वेदर जहां मैं बैठी हूँ वो क्या है, वो बता देगा। 11 बजे का वेदर जो है वो हल्की बूंदाबांदी है। 12 बजे के वेदर में वो बूंदाबांदी तेज बारिश के रूप में आ रही है, 3% के रूप में आ रही है। 3 बजे ये धूप निकल के खिल जाएगी। मतलब आप प्लान कर सकते हो, वेदर देख के आप दिन भर की प्लानिंग कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई, टेक्नोलॉजी ने कितना काम किया। मकान डिजाइन करना, वस्त्र आदि डिजाइन करना, ड्रेस अप, एक से एक सुंदर ड्रेस राज मल्होत्रा ने ड्रेस डिजाइन की। मनीष मल्होत्रा ने ड्रेस डिजाइन की। बोले आलिया भट्ट हमेशा मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई ड्रेसेस पहनती है। अभी करंट में जब ये वीडियो चल रही है, बड़ा मुद्दा चल रहा है अंबानी फैमिलीज में शादी का। तो अंबानी फैमिली में अनंत अंबानी की शादी हो रही है। देखने में सब चीजें नॉलेज में है। नहीं तो किसी की शादी से हमें क्या लेने देना था, किसी की शादी का हमें क्या नॉलेज था। टेक्नोलॉजी ने ये सब स्थित किया। अभी मैंने सुना जस्टिन बीवर आया है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जस्टिन बीवर को डांस कराने के लिए। तो वो सारी चीजों का मौज पूरा भारत देख रहा है। ये सिर्फ संभव कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी से हुआ। रेलवे, हवाई आरक्षण, रोजमर्रा के कार्य, रोज के कार्य। कंप्यूटर एक ऐसी युक्ति बन गई है जिसने सूचना और डाटा पर निर्भर रहकर सारी न्यूमेरिक, कैरेक्टर, ग्राफिक्स, भाषण आदि इत्यादि रूपों में अपना अस्तित्व जमा लिया। कंप्यूटर इन सूचनाओं को भंडारित करता है, तत्पश्चात उसे निर्देश दिए जाते हैं, उनके अनुरूप करके डाटा सूचनाओं को वो वांछित करके प्राप्त कर लेता है, प्रदर्शित करता है आपके बीच में। वो कहलाता है आपका सिस्टम। अच्छा, अब बात करें हम, तो कंप्यूटर में जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपके सामने लाती हूँ वीडियो को। कंप्यूटर की विशेषताएं और उसकी सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं। जब आप कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं तो देखना, हर एक आदमी में, हर मनुष्य में, हर मशीन में कुछ तो अच्छी सीमाएं होती हैं, कुछ उसके गुण दोष भी होते हैं, कुछ उसकी क्वालिटीज भी होती हैं। आज आप बोलेंगे नम्रता जी, डॉक्टर नम्रता जी जो आपके सामने लेक्चर ले रही हैं, इनकी कुछ तो विशेषताएं होंगी। भाई आपको नहीं पता होगी, या आपको इतने लेक्चर सुनने के बाद समझ में आ गई होगी कि मैडम पढ़ाती है तो एग्जाम्पल्स के बिना नहीं पढ़ा पाती है, बिना उदाहरण के तो मैं अपनी बात एक्सप्लेन कर ही नहीं पाती हूँ। तो एक अच्छी विशेषता में आती है। अच्छा, मेरी कमी भी होंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ विशेषताएं होंगी। डेफिनेटली हर मनुष्य, हर मशीन के अंदर कुछ क्वालिटी है तो उसके कुछ दोष भी हैं, कुछ मेरी बाउंडेशंस भी हैं, जिनकी हम बात यहाँ कर रहे हैं कि मेरी लाइफ की कुछ सीमाएं भी हैं। भाई मुझे सिर्फ आपको कंप्यूटर पढ़ाना है, ये मेरी सीमा है। लेकिन मेरा मन हो रहा है कि मैं कंप्यूटर के साथ बहुत कुछ आपको सिखा दूं, लेकिन वर्तमान समय में मेरी सीमा सिर्फ आपको कंप्यूटर सिखाना है, क्योंकि मेरा लेक्चर उसी पे चल रहा है। तो ये होती है सीमाएं। कुछ गुण हैं, गुणों के बारे में मैंने बता दिया, विशेषता। अच्छा, कुछ कमियां भी हैं। हो सकता है कमी हो कि आवाज सही नहीं निकल रही हो, आप तक आवाज सही नहीं पहुंच रही हो। तो कई प्रकार की चीजें होती है। अगर उसमें विशेषताएं हैं तो दोष भी हैं, उसकी कुछ सीमाएं। तो देखते हैं हम कंप्यूटर की क्या विशेषता है और उसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं। कंप्यूटर निर्देशों पर कार्य करने वाली एक मशीन है। इसमें मानव मस्तिष्क की तह लेने एवं समझाने की क्षमता नहीं। मनुष्य के दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी तह नहीं ले सकता है। मेरे दिमाग में चल रहा, मुझे गुस्सा आ रही है आप पे, तो ये नहीं समझ पाएगा ना इस चीज को कि मैडम के दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन जितने निर्देश से दिए जाते हैं,
वह उतना ही कार्य कर बावजूद इसकी विशेषताओं को नकारा नहीं जा सकता। जितने से निर्देश दिए जाएंगे उतना ही काम करेगा। इसके बावजूद भी इसकी विशेषताओं को नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि जो आपने निर्देश दिया है वो निर्देश ये पूर्ण करता है। अगर आपने इसे निर्देश दिया है, गूगल से सर्च किया कि मुझे भारत की वर्तमान राजनीति के बारे में बताइए, तो ये सारा का सारा डाटा एनालिसिस करके आपके सामने खोल के रख देगा। तो इसकी ये तो विशेषता हो गई ना। लेकिन ये तुम्हारे दिमाग की नहीं पढ़ पा रहा है, तो ये इसकी आप कमी मानोगे। तो मशीन है, मशीन आपके दिमाग की कैसे पढ़ पाएगा? उसे क्या पता कि आपके दिमाग में अच्छा है। आप मुख से बोलिए, आप टाइप कीजिए कीबोर्ड से, ये तुरंत आपको उसका रिजल्ट दे देगा। जिसके कारण वह मानव के कार्य भूमिका निभा रहा है। इसकी गति, पहला पॉइंट हमने यहाँ लिया है, इसकी विशेषताओं में गति। इसकी सबसे पहली विशेषता इसकी गति, जिसने आज अपना पूरे भारत पे, पूरे विश्व पर, पूरे उस पे अपना एक सुरक्षा कवच बना रखा है। बड़ी से बड़ी गणनाएं सेकंडों में कैलकुलेट करके हिस्से बराबर समय में कर सकता है। पलक झपकते ही कैलकुलेट कर देता है। ये इसकी विशेषता है। आज आप देखो, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है भाई, ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, टेक्नोलॉजी ऐसे ही काम कर रही है। इसरो पे हम जा रहे हैं, चांद पे जाने का सपना देख रहे हैं, तो चांद की दूरी का पता लगाना मुश्किल था, देता न दशमलव भारत। ये गाने हमें पता था बस, देता न दशमलव भारत, तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और आसमान की दूरी का पता लगाना मुश्किल था। अगर भारत दशमलव नहीं देता तो शायद हम चांद पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारे पास दूरी नहीं होती, दूरी का फॉर्मूला ही नहीं होता। लेकिन देता ना कंप्यूटर भारत को, देता ना मैजिक भारत को, ये चांद पे जाना मुश्किल था। आज हम उस गाने को अगर मॉडिफाई करेंगे तो यही करें। अगर कंप्यूटर जैसी मशीन नहीं होती तो चांद पे जाना बहुत मुश्किल था बेटा, नहीं जा सकते थे। इसरो में आप जाएंगे, इसरो को कभी पढ़ने का मौका मिले, गूगल पे सर्च कीजिएगा, कभी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा इसरो के बारे में, तो जो वहां के साइंटिस्ट हैं वो दिन रात बिल्कुल सिस्टम में लगे हैं, कंप्यूटर पे बैठे, लैपटॉप सिस्टम पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं, एक एक क्षण की जानकारी ले रहे हैं, एक एक क्षण का नॉलेज ले रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी में हास्य भी है। उन हास्यों से बचने के लिए हमें सुरक्षा कवच की भी आवश्यकता है। कल्पना चावला, सपना देखा था उसने चांद पे जाने का, उसे पता था टेक्नोलॉजी के माध्यम से जा रहे हैं, जिंदा वापस आ गए तो ईश्वर जानता है कि हम जिंदा वापस आ जाएंगे, लेकिन नहीं आई वापस। ऑक्सीजन की कमी हो गई इतनी ऊंचाई पे। टेक्नोलॉजी टेक्निक है। अभी मैं कुछ दिन पहले फेसबुक पे देख रही थी कि अमेरिका की है, जाने कहाँ का ये मुद्दा चल रहा था कि एक 21 साल की लड़की, मतलब वो 21 में होगी, अभी तो वो बहुत छोटी है, अभी तो आई थिंक वो 8th या 9th में पढ़ रही है बच्ची, लेकिन उसके पेरेंट्स और उसका दोनों का एक सपना है कि जब मैं 21 साल की होंगी तो मैं चांद पर सिंगल जाऊं। और उसे पता है कि लौट के नहीं आए, लेकिन उसने अपना जीवन निछावर कर दिया। वो जहां वो यंत्र लेके जाएगी, उन यंत्रों के माध्यम से जो जानकारी मंगल ग्रह पे है, शायद क्लियर नहीं है मुझे कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो गया। अब देखना ऐसे, वो कुछ ना कुछ करने जा रही है, या तो वो मंगल ग्रह पे जा रही है या चांद पे जा रही है। तो उसने अपने जीवन का मोटो अभी से बना लिया। उसे पता है मृत्यु, मृत्यु तो सबकी निश्चित है भाई, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, दुनिया में सबको जाना है, कोई अमर होके नहीं आया। लेकिन इस जीवन को अगर साकार बना के जाएंगे तो जन्म जन्मांतर लोग आपको याद रखें कि एक थी कल्पना चावला। अब उसकी हिस्ट्री पढ़िएगा। एक थी कल्पना चावला, कितनी मेहनत और कितना उससे वो चांद पे गए। चांद पे जाने वाली सिर्फ कल्पना चावला नहीं थी, कई लोग गए चांद। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था जो चांद पे गया। तो चांद पे जाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी हमें? गणनाओं की, एनालिसिस करने की। वो सारी चीजें हमें किसने दी? सिस्टम ने। ऐसे तो बैठ के टू की टेबल ही याद करते रहते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब इतने ही तक सीमित थे हम। लेकिन अरबों खरबों मिलियन में जब हमें डिजिटेशन निकालना पड़ता है ना, उसके लिए कंप्यूटर ने आपका साथ दिया, उसने टेक्नोलॉजी ने आपका साथ दिया।
तो बात यहाँ स्पीड की हो रही है, सबसे पहली विशेषता होती है उसकी गति की। उसने ऐसा कवच बना दिया, ऐसे शक्तिशाली कंप्यूटर 3-4 मिलियन सरल गणना प्रति सेकंड में करने लगे। सेकंडों में अलग झपकते गणना निकल के आ जाती है। रेलवे आरक्षण, आप रेलवे की टिकट करवाती थी, घंटों खड़े रहते थे आप खिड़की पे, हजारों की लाइन लगी रहती थी। अब तो मुझे खिड़की पे लोग ही नहीं दिखते। अब तो खिड़कियों पे लोग नहीं देते हैं। जो डेली रूटीन में भी अगर अपना ट्रेनों से सफर करना चाह रहे हैं ना, वो भी ट्रेन में बैठने के बाद अपना टिकट बुक कर लेते हैं। अब तो रेलवे स्टेशनों पर रेलवे की जो खिड़कियां हैं, जो पूछताछ कार्यालय हैं, जो टिकट बन रहे हैं, बहुत रेयर भीड़ रहती है। लोग अपना 98% तो मैं कहूंगी 2% लोग रहते हैं, जाते हैं जिन्हें अभी टेक्नोलॉजी नहीं आती है, नॉलेज नहीं है, उन्हें किसी दूसरे के पास जाके। बाकी 80% लोग भारत के जो हैं वो इतना डेवलप तो हो गए कि अपने रिजर्वेशन करने लगे। तो रेलवे आरक्षण है, हवाई आरक्षण है, फ्लाइट की टिकट बुक करनी है तो एयरपोर्ट थोड़ी जाओगे मेरे भाई। एयरपोर्ट पे जाके थोड़ी फ्लाइट बुक होती है, वो तो सब ऑनलाइन हो जाती है पहले से। सारी चीजें आपने 10 दिन घूमने का प्लान बना, जब एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं टेक्नोलॉजी ने कैसे काम किया। मेरा मन था कि मैं अभी 10 दिन के लिए कहीं घूमने जाऊं। विचार बनाया भाई घूमने तो जा रहे हैं लेकिन कैसे होगा, कैसे हम जाएंगे, कैसे सेटलमेंट होगा, 10 दिन का प्रोग्राम है, रुकने की क्या व्यवस्था होगी, खाने की क्या व्यवस्था होगी, ये सब समस्याएं पहले चलती थी। इसलिए लोग इतने डेवलप नहीं थे, इसलिए अर्थव्यवस्था इतनी डेवलप नहीं थी, जाने के साधन नहीं थे लोगों के पास, बैलगाड़ी चलती थी, शादियां भी 4-4 दिन में होती थी। उन्होंने कहा फलाने की शादी हो रही है, बैलगाड़ी से पहले बारात जाएगी 3 दिन तक, तो 50 किलोमीटर भी जाना है तो बैलगाड़ी 2 दिन में उसको ले जा पाती थी। फिर एक दिन उसका बारात का लगेगा, फिर लौटने में 2 दिन, मतलब 5 दिन में बहू लेके लौटते थे। टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई। अब क्या किया, 10 दिन के लिए प्लान बनाया कि जाना है भाई, जाएंगे तो घूमने। उठाया लैपटॉप, बैठ गए, सबसे पहले बुकिंग स्टार्ट की, जाने की, आने की, सारी रेलवे की जो भी बुकिंग थी वो थी। अच्छा, यहाँ से रेलवे जो टाइम ले रही वो 18 घंटे ले रही। 18 घंटे ले रही मतलब एक दिन तो हमने सिर्फ सफर यात्रा ही में खत्म कर दिया। 10 दिन का तो प्लान बनाया जिसमें से 2.5 दिन तो हमने यात्रा में खत्म कर दिया। कैंसिल कर, फ्लाइट की टिकट लो। फ्लाइट कितने मिनट ले रही है, फ्लाइट 1 घंटा 6 मिनट ले रही है। जहां जाने का ट्रेन अगर 18 घंटे ले रही है, वहां जाने का फ्लाइट 1 घंटे 6 मिनट। समय की बचत आपकी हुई, आपने ऑनलाइन बुकिंग करा दी। अब भाई पहुंच गए वहां, तो स्टेशन से या फ्लाइट से उतरेंगे तो एयरपोर्ट से निकलेंगे, तो उस गंतव्य स्थान तक कैसे पहुंचेंगे जहां जाना है। सपोज कीजिए मैंने नैनीताल का ही प्लान बना लिया या मुंबई घूमने का प्लान बना लिया, बस सिंपल सी चीज है बॉम्बे घूमने का। भाई दिल्ली से मैंने एक फ्लाइट करी, मुंबई तक की फ्लाइट, मुंबई में हम जैसे ही उतरे, वहां आपको कई लोग मिल जाएंगे इस सफर को, वो आपका सामान निकालेंगे, आपकी कैब बुक हो जाएगी। डन, फटाफट कैब बुक हो गई। कैब बुक करके, कैब कहाँ की बुक की, किस होटल रेस्टोरेंट में आपको जाना था, ये मैंने सब यही आज 8 जुलाई 7 जुलाई 9 जुलाई जो भी है, बस बैठ के मैंने प्लान बनाया और यहाँ से बुकिंग स्टार्ट की। पहले तो टिकट बुक किया ट्रेन का, जहां से जहां तक जानी थी, या बस का, बस बुकिंग भी आजकल ऑनलाइन होने लगी। फिर मैंने फ्लाइट की टिकट बुकिंग की, फिर मैंने कैब बुक किया उस गंतव्य स्थान पे जाने की। कैब वाले ने मुझे उस होटल में छोड़ दिया। अब पहले ही से मैंने होटल बुक कर ली थी, रूम बुक कर लिया था, धर्मशाला बुक कर ली थी, जो मुझे चाहिए था सब अवेलेबल है। मैंने यहाँ से बुकिंग की, उनका जो सिक्योरिटी थी वो आया, उसने बैग उठाया और मुझे रूम तक छोड़ दिया। मैं अपने रूम में पहुंच गई। यहीं से मैंने सुबह का स्नैक्स, सुबह का खाना, सुबह का लंच, सुबह की चाय बुकिंग कर ली। इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है वहां की क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या, सब बुकिंग है। आप जैसे ही पहुंचेंगे उसके अकॉर्डिंग 1 घंटे बाद से आपके पास खाना पीना आना शुरू हो जाए। उसके बाद अगली बुकिंग हमने की कि मुंबई के अंदर कौन कौन सी चीज देखने योग्य है, तो आज मैंने इंडिया गेट की बुकिंग कर ली। इंडिया गेट जाने की मैंने बुकिंग फिक्स कर ली यहीं से। हाँ, बुकिंग फिक्स हो गई, काम हो गया मेरा। अब अगला काम मेरा क्या था, वो कैब आई, उसने मुझे इंडिया गेट घुमाया। इंडिया गेट घुमाया,
उसमें फोटो सेशन हो गया, पूरी मुंबई का ताज होटल घुमा दिया। शाम को कैब ने मुझे मेरी होटल छोड़ दिया और वहां से पहले से बुकिंग थी कि डिनर में हम ये लेंगे, वो हमने बुक कर दिया खाना। निकल गए आपके दिन। इस प्रकार आपके 10 दिन की जो प्लानिंग है ना, वो पूरी टेक्नोलॉजी ने हैंड ओवर कर दी। अब टेक्नोलॉजी ने जब हैंड ओवर की तो काम भी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ा। आप देखिए कि पहले के समय में क्या होता था कि आप जा रहे हैं तो आप ट्रेन टिकट पे जा रहे हैं तो फिर विंडो सीट पे जा रहे हैं, विंडो पे आप टिकट बुक करा रहे हैं, वहां लोगों को काम मिला। अब वो सारा काम किसने ले लिया? टेक्नोलॉजी ने। आप वहां उतरे, फिर आपने टैक्सी बुक की या टैक्सी से गए तो वहां टैक्सी वाले सैकड़ों खड़े रहते थे। अब वो सारी चीजें किसने ले ली? टेक्नोलॉजी ने। तो भगदड़ कम हुई और टेक्नोलॉजी के काम से आसानी हुई। समस्याओं का समाधान आसान तरीके से होने लगा। तो यहाँ हम बात कर रहे थे रेलवे आरक्षण, हवाई आरक्षण की जानकारी लेना हो, डाटा व्यवस्थित करना हो, बैंक में अपना बैलेंस देखना हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये देखिए आप, इस पे जो काम हुआ है ना टेक्नोलॉजी का, मुझे आज भी याद है कोरोना के समय, शायद कोरोना के पहले की बात है ये। 8 दिसंबर ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है। अचानक से 2000 के नोट बंद हो गए थे। कैसी लाइन लगी थी, लोगों के चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। अपना पैसा जमा करने के लिए भी लोगों की कैसी लाइन लगी। जिनके पास वो नोट था वो नोट चलने में नहीं आया। जिनके पास जो नोट था वो नोट नहीं चला पा रहे थे अपना, वो बैंक में जमा करना था। तो अपना बैलेंस भी नहीं पता था कि हमें कितना है हमारे अकाउंट में बैलेंस। तो वो सारी चीजें, बैंक बैलेंस देखने वाली सारी चीजें, ये सारी चीजें आपके अब मोबाइल पर आ गई है। टेक्नोलॉजी ने आपको इतना इम्प्रूवमेंट कर दिया। आप पीएनबी पासबुक का ऐप डाउनलोड कीजिए, पंजाब नेशनल पासबुक का ऐप डाउनलोड कीजिए। आप उस ऐप में सब कुछ देख लेंगे, कब आपने रुपया निकाला। अब बैंकों में भी भीड़ कम हो गई। बैंकों में भीड़ कम हुई लेकिन नियुक्तियां कम नहीं हुई। वो लोग अब सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे हैं, आपका अपडेशन का काम कर रहे हैं। आपके सामने खड़े हो के भाग वो वाली बात नहीं रहेगी ना अब, कि आप खड़े हो फिर आपकी डायरी ली गई, पासबुक ली गई, सॉरी पासबुक को, हाँ पासबुक, चेकबुक नहीं, चेकबुक तो पैसा निकालने के लिए होती है। पासबुक ली गई, फिर वो मशीन में डाली गई, वो प्रिंट कर रही है, फिर दे रही। ये सारे काम खत्म तो हो गए, आपकी तरफ से खत्म हो गए। लेकिन उनको तो डाटा एंट्री करनी है ना सिस्टम पे बैठ के, वो डाटा एंट्री सारी हो रही है। तो व्यापार के क्षेत्र भी बढ़े, नॉलेज भी बढ़ी, लोगों को सुविधाएं हुई। तो ऐसे काम करने में, जैसे अभी आपका कोरोना के आसपास हर आदमी एक दूसरे को लेन देन का जो तरीका रखता था वो बाय कैश रखता था। अब सब्जी वाले से लेके फल वाले से लेके हर कोई आपसे ऑनलाइन पेमेंट लेने लगा। भाई एक फोन लगा दिया सब्जी वाले को। कोरोना के समय ये सारी चीजें सीखी हमने। इस क्राइसिस में टेक्नोलॉजी ने बहुत इंप्रूवमेंट किया। इस टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा मेरी जो पुस्तक निकली है आप पढ़ेंगे, डॉक्टर नम्रता जैन के नाम से निकली है वो पुस्तक, प्रयोजन मूलक हिंदी पे। उसमें मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट लिख के दिया है, क्लियर करके दिया है। कभी आपको मौका मिले तो जरूर पढ़ना। उसमें बतौर आथर मेरी बुक निकली है, उसको निकले करीब 1 साल से ज्यादा हो गया है। तो उसमें वो चीजें मेरे दिमाग में कहाँ से आई, लिखने का तरीका कहाँ से आया, सारी टेक्नोलॉजी जो आई ना प्रयोजन मूलक हिंदी की लिखने की, वो सारी क्राइसिस के बाद, कोरोना के बाद। तो भाई लोगों को इन चीजों की भी समस्या हो सकती है, इनके पास इनका नॉलेज होना चाहिए, इस समस्या का इनके पास समाधान होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मेरे पास वहां से। तो भाई सब्जी वाले को फोन लगाया, उसने कहा कि भाई सब्जी जो है ना मेरे दरवाजे पे रख देना, मैं उठा लूंगी, और अपना क्यूआर कोड भेज देना। उसने क्यूआर कोड भेजा, हमने उसे पेमेंट किया, उसके अकाउंट में पैसा गया, उसने उसको क्यूआर कोड भेजा, उसने उसको क्यूआर कोड भेजा, उसका पैसा उसके बाद, उसका पैसा, कैश का काम ही खत्म हो गया। अब वर्तमान स्थिति है कि पर्स में 100-500 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। सब ऑनलाइन। तो टेक्नोलॉजी ने ये सब किया। बैंक में बैंक बैलेंस देखना हो, किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी हो, तुरंत हाजिर, तुरंत हाजिर। हालांकि उस समय में नहीं पता था कि बनारस विश्वविद्यालय का कुलपति कौन है। अब नेट पर सर्च करो, 2 मिनट में आप जानकारी लो कि बनारस में नई नियुक्तियां कब हुई, कब होंगी। जॉब के कई अवसर खुले, नौकरी करने के कई अवसर खुले आपके सामने, कई चीजों की जानकारी हुई। मौसम से संबंधित वक्त पर सही भविष्यवाणी कंप्यूटर की गति की वजह से ही संभव, अन्यथा ये चीजें संभव नहीं थी।
ये तो था हमारा गति, जिस पे हमने डिस्कशन किया, जिसकी विशेषताओं पे हमने डिस्कशन किया। फिर आता है हमारा शुद्धता। शुद्धता होता है एक्यूरेसी। परिणामों की शुद्धता इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता थी। हड़बड़ी के अतिरिक्त इसके परिणाम में पाई जाने वाली शुद्धता कंप्यूटर की नहीं, बल्कि उसके कार्य की है। तो इसमें शुद्धता एक्यूरेसी बिल्कुल शुद्ध है। जो आपको परिणाम मिलेंगे वो एकदम शुद्ध मिलेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट है स्टोरेज, संचयन की क्षमता। अगर हम इस पे बात करें तो इस पे बात कर सकते हैं हम संचयन की क्षमता पर। संचयन मतलब ये स्टोरेज कितना कर सकते हैं आप अपने मस्तिष्क में, कितना स्टोर करेंगे भाई साहब? कितना कर सकते हैं आप अपने मस्तिष्क में स्टोर? बहुत लिमिटेड, बहुत कम। याद ही नहीं होता है, यही जवाब होता है। हमारे जमाने में बात होती है, हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं भाई हमारे जमाने में अगर 58% भी बन जाते थे बीए में, एमए में, तो गुड सेकंड में आ जाते थे हम। गुड सेकंड से मतलब पता चले हमें गोल्ड मेडल मिल गया यूनिवर्सिटी में। अपने महाविद्यालय में तो हमें गोल्ड मेडल मिल ही जाना है, 58% भी मैंने बना ली। तो मेमोरी क्षमता जो थी वो हमारी उतनी थी, सीमित। और आज की जनरेशन भाई साहब 99.99 पे भी फांसी लगा लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो ये मस्तिष्क इंप्रूवमेंट हुआ कैसे? ये स्टोरेज की क्षमता उसके अंदर आई कैसे? उसे लगा तो सिस्टम इतनी चीजों को स्टोरेज कर सकता है। तो मैं एक्चुअली मैंने अभी देखा, नीट का रिजल्ट आया, 720 में से 720 लोग उसको इनकेस फर्जी बता रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बच्चा उसमें फर्जी हो। कुछ ने तो वाकई में दिल से मेहनत की होगी, अंतरात्मा से मेहनत की हो, उसने अपना सब कुछ बंद करके मेहनत की होगी, तब जाके उसने 720 में से 720 नंबर लाए। तो नीट के एग्जाम में अगर इतने मार्क्स लाना, तो डॉक्टर मुझे लग रहा पढ़ने से पहले ही बन गया, वो वाली स्थिति हो गई। तो स्टोरेज क्षमता आपके मस्तिष्क की जितनी है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा कंप्यूटर में है। संचयन क्षमता को दूसरे शब्दों में याद रखने के शक कहा जाता है। मानव मस्तिष्क में शायद सारी जानकारी संचय करने की क्षमता नहीं है, एवं समय के साथ भूलने जैसी गलती भी कर बैठता है। भाई अगर नीट का एग्जाम दिया, उसने 720 नंबर लाए, तो हो सकता है एक समय बाद थोड़ी सी चीजें माइंड से स्लिप हो जाए। लेकिन सिस्टम ऐसा नहीं करेगा। कंप्यूटर को दी जाने वाली सारी सूचियां हैं, उसकी सेकेंडरी मेमोरी में एक बार एकत्रित हो जाए, उसके बाद आप उसे कभी भी इरेज नहीं कर सकते। सेकेंडरी मेमोरी में जो भी क्षमताएं हैं उसकी, वो सब उसमें स्टोरेज हो जाती है। फिर नेक्स्ट इसकी विशेषता आती है ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन, स्वचालन। इसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। यदि गलती या रहित निर्दोष निर्देश इसको नहीं दिए जाए, तभी ये थोड़ा सा वो करता है, गलती करता है। नहीं तो अदरवाइज ये बिल्कुल प्रॉपर काम करता है। नेक्स्ट इसकी सक्षमता। कंप्यूटर की एक बड़ी विशेषता है कि इस पे काम करते समय इसमें सक्षमता होना चाहिए। मानव की तरह कभी ये थकता नहीं, बोरियत महसूस नहीं करता। इसे क्या है, तो मशीन है। ना वो थकता है, ना वो बोरियत महसूस करता है, ना वो एकांत महसूस करता है। बड़ी बड़ी गणनाएं लगातार करता रहता है, शुद्धता से एक गति के साथ करता रहता है। मतलब ये इसकी सक्षमता, इसके अंदर की क्षमता है। तो हम में और उसके कंपैरिजन करें ना, मानव और कंप्यूटर सिस्टम का अगर हम कंपैरिजन करें, उसकी बात करें, तो कितना सारा उसमें चीजें निकल के आती हैं कि मैं थक जाती हूँ, मुझ में सक्षमता उतनी ज्यादा नहीं, मैं स्वचालित नहीं होती हूँ। स्वचालित मतलब निर्देश है, मतलब उठे सुबह, थोड़ा सा एक माइंड मेकअप किया, उसके बाद ही मैं बोलना प्रारंभ कर पाऊंगी। बोलूंगी तो 1 घंटे बोल पाऊंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी कि सिस्टम ही नहीं करता, सिस्टम लगातार चलता है। उसके स्टोरेज करने की क्षमता हमसे 1000 गुना ज्यादा है। वो अपने 1000 गुना चीजें, अगर आपने 10 साल पहले इस पे से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है, वो चिट्टी, एक ऐश्वर्या राय की मूवी आई थी, रोबोट थी शायद उसका नाम, रजनीकांत उसका मैनेजर था। वो एक कंप्यूटर मशीन सिस्टम का प्लान करता है, अपने जैसा एक मनुष्य बनाता है, रोबोट बनाता है, चिट्टी नाम रहता है उसका। उसके अंदर की क्षमताएं देखिए आप स्टोरेज करने की। कितने रोबोट वो अपने में से निकाल देता है, कितने रोबोट अपने में वापस रख लेता है। जितनी बैटरी उसके पास है, वैसे उसके पास खाने के लिए पेट्रोल तो सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए, उसको भी चाहिए।
उसको सिर्फ बैटरी चाहिए, उसको चार्जिंग चाहिए अपने अंदर। अगर वो फुल चार्ज है तो फुल एक्टिव है। तो वही कंडीशन यहाँ बात हो रही है हमारी। व्यापक उपयोग दिया है उसकी, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता कंप्यूटर के अंदर है, किसी विशेष कार्य से बंधे हुए नहीं रहता है, अलग अलग विशेषज्ञता लिए रहता है, अलग अलग ऑफिसों में अलग अलग कर्मचारियों के साथ अलग अलग काम करने की योग्यता भी उसके अंदर समाहित रहती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनकी सीमा। इनकी अब हम बात करते हैं इनकी सीमा की। ये तो हो गई इसकी विशेषता है, लेकिन कुछ जरूरी नहीं है कि बिल्कुल जो विशेषता है वो उसकी सीमाओं में बंध के रहना है, तो सभी को पढ़ना है। कहते हैं ना, खुली नारी और खुली नदी दोनों ही आवारा हो जाती। अगर नदी को नहीं रखा गया संभाल के, उसे रास्ता नहीं दिया गया, दोनों कुलों तक उसे नहीं पहुंचने दिया गया, तो वो बाढ़ का रूप धारण कर लेती। उसी प्रकार नारी है। अगर नारी को सही से नहीं सहेजा गया, सही से उसकी परवरिश नहीं की गई, तो वो भी दोनों कुलों की मर्यादाओं को भंग करने का पूरा मन बना लेती है। तो इसी प्रकार सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसकी भी कुछ सीमाएं दिखते हैं। क्या सीमा है उसकी? व्यवहारिक ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता की कमी कंप्यूटर के दिए गए कार्यों को सिर्फ निर्देशों के क्रमानुसार ही तीव्रता एवं शुद्धता से कर सकता है। जो आप उसे निर्देश देंगे, अगर आपने निर्देश नहीं दिया तो वो खुद से कुछ नहीं करने वाला। तो मशीन जरूर है और एक्टिव आपसे कई गुना है, लेकिन है तो आपका ही दिमाग। इस मशीन को बनाया किसने? तो इंटेलिजेंट कौन हुआ मशीन की? मैं। मशीन को बनाने वाला इंटेलिजेंट हुआ ना। मैंने तुम्हारा निर्माण किया। मैंने अभी बताया ना वो फिल्म चिट्टी के बारे में, रजनीकांत ने उसका निर्माण किया था रोबोट का। रोबोट ने रजनीकांत का निर्माण नहीं किया। वो चाहे तो उसके फंक्शन में कुछ गड़बड़ी करके उसका सब तहस नहस कर सकते। तो इनका कहना है कि उसकी जो सीमाएं हैं वो किस पर डिपेंड कर रही है? मनुष्य पे। मनुष्य उसको यदि सही निर्देश देगा तो वो सही चलती जाए, और अगर मनुष्य सही निर्देश नहीं दे पाएगा तो वो वहीं हैंग हो जाएंगी, चीजें रुक जाएंगी। इसमें व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है, बुद्धिमत्ता की इसमें कमी है। उदाहरण के लिए, जैसे यदि किसी व्यक्ति एवं कंप्यूटर, दो व्यक्तियों में आयु देखे 20 एवं 15, यह पूछे कि दोनों में से कौन कम आयु का है, तो व्यक्ति तुरंत पूछेगा कि किसी व्यक्ति की आयु ऋणात्मक कैसे हो सकती है, और जबकि कंप्यूटर उत्तर देगा 15। देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि दो लोगों की आयु के बारे में पूछा गया। एक की आयु 20 बताई गई, एक की आयु 15 बताई गई। मनुष्य को भी बताई गई, मुझे बताई गई ये बात कि ये दो आदमी मेरे सामने खड़े हैं, इनमें से एक की आयु 15 साल है, एक की आयु 20 वर्ष है। इसमें से किसकी आयु कम है? इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं देखती हूँ, 10 मिनट। तो यहाँ ये बात हो रही है कि दो लोगों की आयु 20 भी है और 15 भी है, तो उनसे अलग अलग पूछा जा रहा है। तो मनुष्य वहां जवाब देगा किसी व्यक्ति की आयु कम कैसे हो सकती है? अगर 20 साल का है तो वो 15 कैसे हो सकता है? 20 का है तो 20 का ही रहेगा ना। लेकिन कंप्यूटर तुरंत कहेगा कम आयु वाला व्यक्ति 15 साल का है। तो ये तुरंत जो उसको निर्देश दिए जाएंगे वो उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देगा। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है अचेतन। कंप्यूटर में चेतना का अभाव होता है, वह किसी प्रकार की तरह के अनुभव नहीं कर सकता है। अनुभव, ज्ञान, चेतना, ये सब मनुष्य के फैसले पर निर्भर करते हैं कि मनुष्य क्या चाहता है, क्या चेतना करता है, क्या अनुभव करता है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं मनुष्य के ऊपर। फिर आपका आ जाता है निर्देशों पर निर्भरता। कंप्यूटर अपने आप कोई फैसला नहीं ले सकता है, ना ही अपने आप कोई अतिरिक्त सूचना दे सकता है। सिर्फ आपके दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही वह कार्य करता है। आपने जो निर्देश दिए उसके अनुसार कार्य करेगा, वो खुद से कुछ नहीं करेगा। उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि आपने मुझसे अगर दो में दो जुड़वाए तो चार आंसर आएगा, तो वो चार ही देगा। वो दो की टेबल आपको पूरी नहीं बताएगा। वो ये नहीं बताएगा कि दो में दो जोड़ोगे तो चार आएगा, दो में तीन जोड़ोगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन करोगे, जोड़ोगे सॉरी नहीं, मल्टीप्लीकेशन करोगे, गुणा करोगे तो छह आ जाएगा। उसको आप निर्देश दोगे टू की टेबल, तो वो आपको सब दे देगा।
आप फॉर्मूला लगाओगे एक्सेल में, आपको टू की टेबल वो हजारों तक की डिजिट में दे देगा। तो वो जो आदेश काम करेगा वो आपके अनुसार करेगा, वो खुद से नहीं करेगा। स्वतः सुधार करने में अक्षम कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उसे सही सही निर्देश दिए गए। स्वतः दिए गए निर्देश की छोटी से छोटी गलती भी सुधारने में वह असमर्थ है। आपने जो उसे निर्देश दिया है उसमें आपने कुछ भी गलती की तो वह खुद से उन चीजों को सुधार कर आपको नहीं दे सकता है किसी भी प्रकार से। उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो सुधार के दे दे। तो सिस्टम में जो होता है ना वो क्या है, कंप्यूटर का आप जैसे हमने बात की, इसकी कुछ सीमाएं थी, उसकी कुछ बाउंडेशंस थी। अब उन बाउंडेशंस में हमने कैसे काम किया, किस प्रकार काम किया, तो ये सारी टेक्नोलॉजी हमें इसमें क्लियर हो जाती। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। अभी हमने सिर्फ कंप्यूटर के बारे में समझा, उसकी विशेषताओं के बारे में समझा, उसकी सीमाओं के बारे में समझा। अब जो हम इसमें बात कर रहे हैं वो है कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ? गणना के लिए यंत्रों का उपयोग मनुष्य सदियों से करता आ रहा है। प्राचीन मानव गणना के लिए उंगलियों पत्थरों का उपयोग कर रहा था। इस विधि की परिमितताओं ने आविष्कार किया पावल्स यानी छोटे छोटे पत्थरों का, जिन्हें एक आयताकार लकड़ी के टुकड़े में परोकर गणना यंत्र अबेकस बनाया गया। आज ही बच्चे अबेकस बहुत अच्छे से सीखते हैं गणना करने के लिए। कंप्यूटर का निर्माण और किसी चीज के लिए नहीं हुआ था। हमने जो विशेषताएं पढ़ी, जो उसकी सीमाएं पढ़ी, वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी, लेकिन जब प्रारंभ हुआ था कंप्यूटर का वो सिर्फ गणनाओं के लिए था कि आप कंप्यूटर की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसमें सॉरी, गणना कैसे कर सकते हैं। तब गणना कैसे होती थी? छोटे छोटे पत्थरों का एक आयताकार लकड़ी के टुकड़े में पिरोकर गणना यंत्र अबेकस बनाया गया था कि एक लकड़ी का चारों तरफ से वो रहता है अबेकस, उसके अंदर छोटे 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 मोती टाइप के पूरे रहते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ और 10। इस प्रकार से 10 लाइनें उसमें होती हैं और 10 में 10 मोती। पहली मोती लाइन में एक मोती, दूसरी लाइन में दो मोती, तीसरी लाइन में तीन मोती, चौथी में चार मोती, पांचवी में पांच, ऐसे करके 10वीं में 10 मोती होते हैं। तो टोटल मोतियों की संख्या पहले कितनी हुई? तो हम गिने तो 10 और 9 19, 19 और 8, 8 और 7, 7 और वो सब मिला के ऐसा करके लास्ट तक हमारा इसकी डिजिट निकलती थी। उससे बच्चे सीखते थे कि गणना कैसे की जाएगी। छोटे बच्चों को गिनती सिखाने के लिए इसका प्रयोग होता था। 17वीं शताब्दी में फ्रांस के एक युवक थे ब्लैस पास्कल ने पहला स्वचालित अंक गणितीय यंत्र बनाया, खुद के द्वारा चलने वाला। आधुनिक कंप्यूटर के विकास की शुरुआत 1940 के दशक में हुई और इसकी प्रेरणा चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1835 के आसपास बनाए गए एनालिटिकल इंजन से मिली, जिसकी कार्यावधि बहुत कुछ आधुनिक कंप्यूटर जैसी थी। जो काम करता ना वो जैसा आजकल का आधुनिक कंप्यूटर है ना, वैसे ही था वो। इसी समय फ्रांस के एक टेक्सटाइल इंजीनियर जोसेफ जैकार्ड ने पंच कार्ड का निर्माण किया, जो कि कपड़े पर पेचीदा डिजाइन बनाने हेतु बुनने हेतु आधारित था। वैसे तो यह कोई गणना यंत्र नहीं था, फिर भी पंच कार्ड आंकड़ों को डालने एवं संचय करने में सहायक सिद्ध हुआ। अतः 1990 में 90 में क्या हुआ, डॉक्टर हरमिन एलोरिथ ने पंच कार्ड की विकसित तकनीक पेशे की एक सेशंस मशीन के रूप में बनाई, जिसमें यूएसए के सेंसर बोर्ड को जनसंख्या गणना में मदद मिली। अब देखिए कहाँ से शुरुआत हुई सिस्टम की। कंप्यूटर की आवश्यकता कहाँ से प्रारंभ हुई? हमने जो काम किया वो अबेकस से किया, जोड़ने से किया। फिर उसके बाद जब शुरुआत हुई 1940 के दशक में, तब चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक ने 1835 के आसपास एनालिटिकल इंजन बनाया। इसकी भी जो कार्यविधि थी वो पूरी की पूरी आपकी किस पे डिपेंड कर रही थी? कंप्यूटर जैसी थी। उसके बाद फिर एक थे आपके टेक्सटाइल इंजीनियर थे जोसेफ जैकार्ड। उन्होंने कपड़े में पेचीदा डिजाइन बनाने के लिए एक गणना यंत्र नहीं था, फिर पंच कार्ड आंकड़ों को चलाने एवं एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया, एक ऐसी तकनीक या मशीन के रूप में काम किया जो जनसंख्या करने गणना करने में मदद करने लगी। इस गणना मशीन में पंच कार्ड को आंकड़ों को संचित करने में उपयोग लाया गया। अतः पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल यंत्र था जिसने गणना करना प्रारंभ किया। जनसंख्या की गणना मतलब हमारे देश की जो जनसंख्या है उसकी गणना कैसे की जाए, ये पूरा डिपेंड था एक मशीन पर, एक कंप्यूटर पर। वहां से शुरुआत हुई कंप्यूटर की। वहां से लोगों को लगा कि हाँ कंप्यूटर एक सिस्टम है, कंप्यूटर गणना करने का एक यंत्र है, जिसके माध्यम से हम लाखों करोड़ों तक की गणना कर सकते हैं। भारत की आबादी करोड़ों की आबादी है, अरबों तक पहुंच गई, 1 अरब से ऊपर पहुंच गई।
तो उस पूरी जनसंख्या का एनालिसिस हम कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से कर सकते थे। तो कंप्यूटर का विकास अपने आप में अद्भुत था, अपने आप में पूर्ण था। थैंक यू।